हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमारे पास दो मीडियम होना बहुत जरूरी है। एक मीडियम हम मान लेते हैं जैसे एयर हो गया, और सेकंड मीडियम आपका कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए वाटर हो, ये मीडियम आपका वाटर। तो जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे इस इंटरफेस से टकराती है, तो टकराने के बाद इसको जाना तो ऐसे चाहिए स्ट्रेट, लेकिन क्या होता है कि हम नॉर्मल डालते हैं और ये सीधे जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि बेंड ही होगी, ऐसा भी हो सकता है। ये इंटरफेस हो गया, ये आपका वाटर और ये आपका एयर। अब की बार रे ऑफ लाइट वाटर से जाती है और मैं इधर नॉर्मल डालता हूं। अब आप देखोगे कि ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो दोनों केसेस में क्या है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा ये नहीं है कि नॉर्मल की तरफ ही रे ऑफ लाइट बेंड होगी। ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल से अवे भी वो रे ऑफ लाइट जा सकती है। तो फिनोमिना दोनों हो सकते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। हमको ध्यान रखना है, जब आपका रेयर, इस मीडियम को और बोलते हैं रेयर और इसको डेंसर। जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में वापस जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। ये क्या होता है, लाइट का वेव फिनोमिना जिसके अंदर कोई इंसिडेंट रे एक इंटरफेस से टकराने के बाद ये जब सेकंड मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ भी बेंड हो सकती है या नॉर्मल से अवे भी जा सकती है। तो हम लिखेंगे द फिनोमिना ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ लाइट in which an incident ray strikes the surface of transparent medium, transparent medium, it may be bent or may be away from the normal। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ यही रटें कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जब डेंसर से वापस रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे होगी। तो हमने दोनों की डेफिनेशन लिखी है कि नॉर्मल की तरफ भी बेंड हो सकती है, नॉर्मल से अवे भी जा सकती है, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जाएगी। अब स्ट्रेट क्यों नहीं जाएगी, तो इसके पीछे भी एक कारण है जिसको हम पढ़ेंगे कि रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये स्ट्रेट क्यों नहीं जाती है। इसका कारण है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हम स्टडी करेंगे अब। तो रिफ्रैक्शन आपका क्लियर है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, अपने पाथ पे स्ट्रेट नहीं जाती है। इट मे बी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इट मे बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम की वह एबिलिटी जो लाइट को बेंड कर सकती है अपने पाथ से। अब कितना बेंड कर सकती है ये डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी मीडियम बाय इट can bend ray of light towards normal।
देखिए एक दो एग्जांपल समझेंगे। हमारे पास ये इंसिडेंट रे है, ये स्ट्राइक होती है एक इंटरफेस पर, ये मीडियम आपका रेयर और ये डेंसर, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ऐसे। एक ये इंटरफेस आपका रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड होती है, ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाती है, और एक ये इंटरफेस आपका रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, नॉर्मल की तरफ ऐसे चली जाती है। तीनों केसेस में देखिए, मान के चलिए इधर मैंने ले लिया वाटर, इधर ले लिया गिलास और इधर ले लिया मैंने डायमंड। तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो अपने रास्ते से थोड़ी सी बेंड होती है। ये आपका बन गया इसका इंसिडेंट एंगल आई और ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो ये जो आर है ये स्ट्रेट ना जाके हुए नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, मीडियम हमारा वाटर। इधर वाले केस में मीडियम हमारा ग्लास, ये और ज्यादा बेंड होती है नॉर्मल की तरफ, और इधर आपका डायमंड, तो ये सबसे ज्यादा बेंड होती है नॉर्मल की तरफ। तो इनके अंदर क्या चीज है जिसकी वजह से बेंड होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, डायमंड का होता है 2.42। तो जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिस मीडियम का, वही लाइट को सबसे ज्यादा बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ। तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किस पे? मीडियम पे। जो ज्यादा मीडियम होगा, और मीडियम में क्या लिख सकते हैं हम? डेंसिटी। जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, तो इस वजह से वहां पे जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो बहुत ही कम बनेगा। दूसरा, और किस पे डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे, रेयर मीडियम के अंदर हमारी जो लाइट की स्पीड है वो हमने पढ़ी है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट रेयर से कम होती है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट यही होती है। ग्लास के अंदर उससे कम होती है। रिफ्रैक्टिव जो डायमंड है उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 242 है, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो और भी कम होगी। तो इसका मतलब जो लाइट की वेलोसिटी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम से कम होगी वहीं पर वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा से ज्यादा होगी। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर जो लाइट इंटर करेगी डायमंड के अंदर तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम होगी। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे दर्शाते हैं बेटा? देखिए, मान के चलिए रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया मैंने μ1, डेंसर का ले लिया μ2। अब हमको क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 μ1 हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं आपको μ21, इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं μ12, तो इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। μ21 आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है μ2 अपॉन μ1, इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और μ12 आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है μ1 अपॉन μ2, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अच्छा, इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वह एक नंबर होता है। क्या नंबर होता है? जो ये डिसाइड करता है कि वेलोसिटी लाइट की किसी मीडियम में कितनी होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल ने एक नियम दिया था रिफ्रैक्शन के केस में। वो नियम क्या कहता है? वो नियम कहता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये किसके बराबर होता है? इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल।
म्यू किसके बराबर होगा, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। तो मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, देखिए ये रेयर मीडियम हो गया आपका, ये डेंसर हो गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये इंटरफेस हो गया दोनों मीडियम का, ये रिफ्रैक्टेड रे, मैं नाम लिख देता हूं, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल। एक चीज और पढ़ते हैं हम बेटा इसमें, एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या होता है इसको समझेंगे। ये रे ऑफ लाइट अगर यहां पर ये हमारा डेंसर मीडियम नहीं होता है तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट जाती है, लेकिन ये डेंसर मीडियम की वजह से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो जितना बेंड होती है उसको बोलते हैं डेविएशन। तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम डेल से दर्शाते हैं, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस केस में जो एंगल आई होता है वो एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होता है। रिफ्लेक्शन के अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर आपने पढ़ा था आई हमेशा आर के बराबर होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में आई जो हमारा होता है वो आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया μ2। तो स्नेल का नियम कहता है कि जब हम μ21 निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मींस वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो किसके बराबर होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे ही अगर मैं निकालता हूं μ12 तो ये हो जाएगा आपका साइन आर अपॉन साइन आई। इट मींस μ12 किसके बराबर होगा, μ21 के। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, μ12 किसके बराबर होगा, 1 अपॉन μ21। अच्छा, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, एक फॉर्मूला और आपको ध्यान रखना है, ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मैंने अभी बताया था। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो c1 अपॉन c2 पे म्यू डिपेंड करता है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस व्हिच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये डिपेंड करता है कि सेकंड मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी। जैसे अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और आप समझोगे। हमारी कोई एक रे ऑफ लाइट है, वो रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है और डेंसर मीडियम है हमारा ग्लास। पूछा गया है ग्लास के अंदर उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी मैंने बताया था कितना होता है, 1.5। अच्छा, रेयर से डेंसर के अंदर जा रही है ऐसे ग्लास के अंदर, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आपका आर हो गया। हमने फॉर्मूला पढ़ा है म्यू किसके बराबर होता है बेटा, c1 अपॉन c2। c1 की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸। c2 हमको निकालना है, म्यू की वैल्यू आपको पता है 1.5, तो c2 आपका कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। तो ये यहां से ये पॉइंट हटाऊंगा तो इधर 0 और ये गया आपका 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है ग्लास। तो वेलोसिटी हमने कहां से निकाली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ग्लास का, तो इस वजह से हमने वेलोसिटी निकाली। अच्छा, एक हम यहां से एंगल से भी निकाल सकते हैं बेटा। एक एंगल आपको दिया हुआ है, मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा, सेकंड एंगल आपको निकालना है, तो 1 मिनट में हम यहां से निकाल लेंगे। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है, यहां से भी आप एंगल भी पता कर सकते हो, यहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता कर सकते हो अगर आपको एंगल्स दिए हुए हैं। तो आई थिंक अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया होगा सारा। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि जो रिफ्रैक्शन होता है एक ग्लास स्लैब के अंदर कैसे होगा। हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसके अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ग्लास से बनी हुई कोई स्लैब है, उसके अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होगा देखिए।
हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है, इसका नाम रख लिया मैंने ए बी सी डी। तो ये अंदर से जो मटेरियल है ग्लास का बना हुआ है, ऐसे इंसिडेंट रे आती है, ए बी इंटरफेस पे टकराती है, ये मैंने नॉर्मल डाल लिया इसके बीचों बीच। तो जब रेयर से डेंसर के अंदर आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ऐसे जाएगी। इधर फिर हम नॉर्मल डालते हैं, मैंने अभी बताया था जब डेंसर से रेयर के अंदर वापस जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी। इस एंगल को मान लिया मैंने I1, इस एंगल को मान लिया R1, इस एंगल को मान लिया I2 और इस एंगल को मान लिया हमने R2, क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है दोनों इंटरफेस पे, तो हमने I1 R1 I2 R2 इसको मान लिया। तो रेज का नाम रख लीजिए K L M N O P R, नॉमेनक्लेचर मैंने रख लिया सभी का। सबसे पहले इसके अंदर हम इस पॉइंट पर ए बी इंटरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए बी। अभी आपको बताया था ये आपका रेयर मीडियम हो गया, ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, फिर वापस से रेयर मीडियम हो गया। तो रे ऑफ लाइट जब रेयर से डेंसर के अंदर जाती है तो स्नेल के नियम के अनुसार म्यू डेंस 1 2 मान लीजिए इसको, 1 2 1 वापस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 किसके बराबर होगा बेटा? साइन I1 अपॉन साइन R1। सिमिलरली म्यू यहां से देखिए ये अब जा रहा है सेकंड से 1 के केस में, तो इसको लिखेंगे म्यू 1 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन I2 अपॉन साइन R2। सिंपल है। अच्छा, नाउ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस एंगल से रे ऑफ लाइट एंटर करती है उसी एंगल से रे ऑफ लाइट वापस जाती है। तो इस पॉइंट पर अगेन डीसी इंटरफेस पर मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाता हूं, तो अब की बार हम यहां से वापस जा रहे हैं इस रास्ते से, तो वापस जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका निकाल रहे हैं? 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आपका क्या हो जाएगा? साइन R2 अपॉन साइन I2, क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं I। अच्छा, नेक्स्ट अब आपका देखिए म्यू 2 1 यहां निकाला हमने, म्यू 1 2 और ये हो गया आपका म्यू 1 2। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अच्छा ये आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 और ये हो जाएगा आपका 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये बेटा आपका ये आएगा 2 1। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो फर्स्ट एंड थर्ड से दोनों इक्वेशंस को देखिए, म्यू 2 1 ये भी आ गया आपका म्यू 2 1, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, तो हो गया आपका साइन I1 अपॉन साइन R1 किसके बराबर हो जाएगा? साइन R2 अपॉन साइन I2। तो इससे हमारा क्या प्रूफ होता है कि साइन I1 किसके बराबर हो गया? R2 के, और R1 किसके बराबर हो गया? I2। तो डायग्राम में देखेंगे I1 इक्वल्स टू R2 मींस जिस एंगल से रे ऑफ लाइट एंटर करती है उसी एंगल से रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ जाती है। ये दोनों हो गए आपके इंटीरियर एंगल्स, ये आपका I2 और R2। I2 तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो हमने प्रूफ किया, एक आपको ये ध्यान रखना है म्यू 1 2 हमेशा किसके बराबर होगा? 1 अपॉन म्यू 2 1, ये इसका अपोजिट होता है। ये होता है ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्लेक्शन। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन से और आपका क्लियर होगा।
हमारे पास कोई एक मीडियम दिया हुआ है बेटा, मीडियम आपके पास मान लेते हैं हम एक्स वाई और जेड तीन मीडियम दिए हुए। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई आपका गिवन है, मान के चलिए 4/3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y आपका मान के चलिए 3/2। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ निकालना है आपको x विद रिस्पेक्ट टू z, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है x विद रिस्पेक्ट टू y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको सेकंड गिवन है z विद रिस्पेक्ट टू y, और आपको निकालना है x और विद रिस्पेक्ट टू z आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। सबसे पहले म्यू एक्स वाई, इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू एक्स अपॉन म्यू वाई, ये आपका गिवन है 4/3। सेकंड आपका दिया हुआ है z विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हो गया आपका म्यू z अपॉन म्यू वाई, ये आपका गिवन है 3/2। हमको कैलकुलेट करना है x विद रिस्पेक्ट टू z, तो x विद रिस्पेक्ट टू z निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, म्यू एक्स जेड, तो इसका मतलब हो गया म्यू एक्स अपॉन म्यू जेड। तो म्यू एक्स अपॉन म्यू जेड कैसे निकाल सकते हैं, तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें बेटा, तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका म्यू एक्स अपॉन म्यू वाई, इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन टर्म्स अपोजिट हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका म्यू वाई अपॉन म्यू जेड, ये कैंसिल हो गया, तो म्यू एक्स जेड आपका किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एक्स अपॉन म्यू जेड। अच्छा वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये हो गया आपका 4/3, इसके अपॉन में आ गया आपका 3/2, तो 3 इधर आपका 2 इधर, तो हो जाएगा आपका 8/9, ये आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z। और अगर आपसे पूछा जाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे निकालेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9/8, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा हो चुका अब आपका। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, अब हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। जैसे हमने मिरर्स के बारे में स्टडी की थी लास्ट वीडियो के अंदर, ऐसी तरह से अब हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो किससे बनता है बेटा, वो बनता है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से। हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये रहा, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये रहा। ऐसे बना सकते हैं या इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, तो इसको नाम देते हैं हम कॉन्वेक्स और इसको नाम देते हैं हम कॉनकेव। थोड़ा सा बेसिक समझेंगे हम। लेंस क्या होता है, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो रिफ्रैक्टेड सरफेस से मिलकर बना होता है, उसको हम लेंस बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, द ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिव सरफेसेस आर कॉल्ड लेंस। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। दो सरफेसेस से मिलकर बना होता है बेटा। अब इसको ध्यान से देखना है, कॉन्वेक्स कैसे बनता है। हमारे पास एक ये सरफेस हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ट्रांसपेरेंट है, और एक ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये कंप्लीट ऐसे जाके सर्कल बनेगा और ये कंप्लीट ऐसे जाके सर्कल। तो जो ये इंटरफेस है इसका पोल मान लिया मैंने P1, ये इंटरफेस है इसका पोल मान लिया मैंने P2। तो कहीं इसका सेंटर आएगा, मान लीजिए इधर C1, और इधर कहीं इसका सेंटर आएगा, इसको मान लिया मैंने C2। तो दोनों के बीच एक सेंटर होता है जिसको हम मानते हैं ऑप्टिकल सेंटर C।
ध्यान रहे जो मिरर्स होते हैं उनके अंदर हम सारी डिस्टेंसेस को पोल से मापते थे, लेकिन इसके अंदर हम सारी डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे, सी से मापेंगे, क्योंकि दोनों के बिल्कुल हम सेंटर में लेते हैं, जिसको ऑप्टिकल सेंटर सी बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो कैसे होती है? इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस की फोकल लेंथ इधर की तरफ होगी बेटा, ऐसे, इसको मान लिया मैंने f1। इस वाले रिफ्रैक्टिव इंटर सरफेस की जो फोकल लेंथ है वो इधर होगी, इसको मान लिया हमने f2। सेम कॉनकेव के लिए भी हम बना सकते हैं, देखिए एक कॉनकेव हो गया, ये ऐसे कंप्लीट आपका स्फीयर बनेगा और ये ऐसे कंप्लीट आपका एक अच्छा, ये इसका पोल हो गया P1, ये इसका पोल हो गया P2, इसका सेंटर इसको मान लिया C1, इसका सेंटर हमने मान लिया C2। तो इसका फोकस इधर की तरफ होगा बेटा, ये F1, इसका फोकस इधर की तरफ होगा, ये हो गया आपका F2। ये लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस, इसके जो प्रिंसिपल एक्सिस है जो P1 P2 को मिलाती है, इसके पैरेलल आने वाली रेज को ये हमेशा एक पॉइंट से गुजारता है, जिस पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस। चाहे यहां से जाती है तो ये भी इसी पॉइंट से जाएगी, जितनी भी रेज ऑफ लाइट इसके पैरेलल आती हैं वो कन्वर्ज होने के बाद एक पॉइंट से जाती हैं, जिसको नाम देते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। इस केस में ये क्योंकि कॉनकेव है तो यहां से रे ऑफ लाइट को ये डाइवर्स कर देता है इसे, और जब हम इन रेज ऑफ लाइट को इमेजिनरी लाइन मान के पीछे की तरफ बढ़ाते हैं बेटा, तो जिस पॉइंट से गुजरती हैं उसको भी हम क्या नाम देते हैं, फोकस। ये फोकस होता है कॉनकेव लेंस के अंदर और ये फोकस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। तो कॉन्वेक्स लेंस को और क्या नाम देते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव को हम नाम देंगे डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज करता है और ये रेज को कन्वर्ज करता है एक ही पॉइंट पर, फोकस पर, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अच्छा, जो कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है इसके भी टाइप्स आते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला आपका डबल कॉन्वेक्स, हमारे पास एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, एक ये हो गया, इसको कॉन्वेक्स लेंस या इसको डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। सेकंड आता है बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स, एक हमारा प्लेन है रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक आपका कॉन्वेक्स है, ऐसे, ये हो गया आपका प्लेनो कॉन्वेक्स। और थर्ड होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, वो क्या होता है कि उसके अंदर एक कॉनकेव होता है और दूसरा कॉन्वेक्स होता है। इसको नाम देंगे हम कॉनकेवो कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स होता है वो हमेशा सेंटर से बेटा थिक होगा और कॉर्नर से वो थिन होता है, ध्यान रखना। सेंटर से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, सेंटर से मोटा होगा किनारों से पतला, ये आप तीनों में देख सकते हो। लेकिन जो कॉनकेव होता है वह इसका अपोजिट होता है, वो बीच से सेंटर से क्या होगा, पतला होगा और किनारों से मोटा होगा। तो ये भी तीन तरीके का होता है। पहला हो गया डबल कॉनकेव, सिंपल आपका ये हो गया डबल कॉनकेव। एक हो गया आपका प्लेनो कॉनकेव, एक प्लेन हो गया और एक कॉनकेव हो गया। एक हो गया आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये होगी, ये किनारों से मोटा होगा और बीच में से पतला होगा। तो ये टाइप्स होते हैं लेंसेज के, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस के डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो आपके जो सिलेबस में दिए हुए हैं वो सिंपल कॉनकेव और कॉन्वेक्स दिए हुए, तो इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब सबसे पहला लेंस पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस या इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस।
अब जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या करता है, ये इमेजेस फॉर्म करता है। कौन कौन सी इमेज फॉर्म करता है, ये रियल इमेज भी फॉर्म करता है और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है। तो हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हमको पता चलेगा कैसे ये क्या करता है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको और बेसिक समझा देता हूं। जब भी हमारी कोई रे ऑफ लाइट इस रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ये रे ऑफ लाइट यहां से बेंड होती है और ये एक पॉइंट से जाती है जिस पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस। ऐसा क्यों होता है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ये रे ऑफ लाइट ऐसे क्यों जाती है, तो इस चीज को हम स्टडी करेंगे बेटा। थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए डायग्राम को मैं थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारे पास दो सरफेसेस है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ये इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। नाम रख लेता हूं मैं जैसे x p1y, ये हो गया x p2y, ये सरफेस हो गया x p2y और ये हो गया x p1y। ये ऑप्टिकल सेंटर हमने मान लिया C। अब ये P1 है, ये इधर की तरफ कर्व्ड है तो बेटा इसका जो फोकस होगा वो भी इधर की तरफ होगा, इसको मान लिया मैंने F1। और इसका जो सेंटर होगा वो भी इधर की तरफ होगा जिसको हमने मान लिया C1। ये P2 है, ये इधर की तरफ कर्व्ड है, इसका फोकस भी इधर की तरफ होगा F2 और इसका सेंटर भी इधर की तरफ होगा आपका C2। कोई भी रे ऑफ लाइट जब इसके पैरेलल आएगी बेटा ऐसे देखिए, तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है x p1y। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल हम कहां से डालते हैं बेटा, सेंटर से डालते हैं। तो मैंने ऐसे नॉर्मल डाल दिया इसके सेंटर से। क्लियर, ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया I। अब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है और फिर ये वापस रेयर। तो रेयर से जब डेंसर में जाएगी बेटा तो आपको बताया था नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो ये सीधे जाने की बजाय यहां से ऐसे बेंड हो जाएगी। क्लियर, अब फिर क्या करता है, अब ये इस वाले इंटरफेस पे आ जाता है x p2y। अब इस वाले इंटरफेस पे नॉर्मल हम कहां से डालेंगे, C2 से डालेंगे ऐसे, क्योंकि इस वाले इंटरफेस के लिए सेंटर हो गया आपका C2। तो यहां से नॉर्मल डालेंगे। अब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो मैंने बताया था ये क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस स्ट्रेट जाने की वजह ये नॉर्मल से अवे चली जाती है और जिस पॉइंट यहां से जाएगी तो इस वजह से रे ऑफ लाइट जो इस एक्सिस के पैरेलल आती है ये कन्वर्ज होके कहां से जाती है, फोकस से होते हुए जाती है। तो आई थिंक अब आपका क्लियर हो गया होगा कि ये रे ऑफ लाइट कैसे जाती है। ऐसे ही नीचे से कोई रे ऑफ लाइट जाएगी, ये कन्वर्ज होके ये भी फोकस से निकलती है हमेशा। तो अब इसकी इमेजेस पढ़ेंगे हम कि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है ये कहां कहां और कैसी इमेज फॉर्म करता है। सबसे पहले हम लेंस बना लेते हैं कॉन्वेक्स। इसके अंदर हम लिख लेते हैं, ये आपका हो गया F1 मान लीजिए या इसको F2 मान लीजिए, इधर मान लेते हैं F1। ये हो गया आपका सेंटर हो जाएगा, डबल ले लीजिए 2F2 और इधर भी हम लेते हैं 2F1। अगर कोई रे ऑफ लाइट बेटा कहाँ है, इन्फिनिटी पे, हमें नहीं पता, तो वो रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद वो रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी, फोकस से होते हुए जाती है। तो ये हो सकता है एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, ये भी फोकस से होते हुए जाती है। तो पोजीशन कहाँ है, अब की बार ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे है और इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। कैसा बन रहा है, बहुत छोटी है और कैसी है, बहुत पॉइंट साइज है और रियल है। तो हम इसकी भी एक टेबल बना लेते हैं। इधर लग दिया मैंने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ गया आपका पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, और ये हो गया आपका नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है आपकी बार, इन्फिनिटी पे,
एट इनफाइनाइट। तो इमेज की पोजीशन कहाँ है? फोकस पर एट f1। कैसी है? पॉइंट साइज और रियल। सेकंड केस हम पढ़ेंगे, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हुआ है? 2f के पीछे। इस तरीके से हमने बना लिया, ये हो गया आपका f2, ये हो गया आपका 2f2, ये हो गया आपका f1 और ये हो गया आपका 2f1। इस तरीके से अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट रखा बेटा 2f के पीछे, तो इसके साथ पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, ये टकराने के बाद फोकस से जाएगी, ए बी मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया। एक रे ऑफ लाइट सेंटर से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर सी से, ये इससे टकराती है और जहां पर ये टकराती है वहां पर इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है? आपकी f और 2f1 के बीच में, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां है? 2f से पीछे। तो हम लिख देंगे बियॉन्ड 2f2। तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है? f1 और 2f1 के बीच में, बिटवीन f1 एंड 2f1। कैसी है? स्मॉल एंड रियल। क्लियर आपका? नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब की बार हम ऑब्जेक्ट को 2f2 पे रख लेते हैं, तो इमेज कहां पे फॉर्म होती है? f2, 2f2, f1, 2f1। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने 2f2 पे, ऐसे रे ऑफ लाइट आई, टकराने के बाद वही फोकस से जाएगी। सेकंड रे ऑफ लाइट जो सेंटर से जाती मैंने बताई थी, वो डेविएट नहीं होती बेटा। तो ये दोनों रेस जिस पॉइंट पे टकराते हैं, कहां पे टकराएंगे बेटा? एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे टकराएंगे जहां 2f1 होगा। तो इसको a डैश b डैश मानते हैं हम आपका, ये हो गया आपका ab। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है आपकी बात 2f2 पर, इमेज की पोजीशन है 2f1 पर, एट 2f2। तो इमेज कहां पे बन रही है बेटा? एट 2f1 पर। कैसी है? एग्जैक्ट उतना ही साइज है, तो सेम साइज की है एंड रियल है, सेम साइज एंड रियल। इन्वर्टेड है क्योंकि रियल में इन्वर्टेड ही होती, मैंने आपको बताया था। इन्वर्टेड भी ये सारी होंगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है कि बार हम ऑब्जेक्ट को बेटा किसके बीच में रखते हैं? 2f2 और f2 के बीच में। ये देखिए, f2, 2f2, f1, 2f। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने इधर a b, ऐसे रे ऑफ लाइट गई, टकराने के बाद फोकस से जाएगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट सेंटर से जाती है और सेंटर से जाने के बाद मैंने बताया था डेविएट नहीं होती। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे जाएंगे उसको ए डैश मानेंगे हम, और ये हो गया आपका बी डैश, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए बी। तो इमेज इन्वर्टेड है, तो इसका मतलब रियल है। और कहां पे रखी है? f2 और 2f2 और f2 के बीच में, तो इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड 2f1। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी बिटवीन 2f2 एंड f2। तो इमेज कहां बन रही है बेटा? बिहाइंड 2f1। कैसी है? रियल, इन्वर्टेड और लार्ज। इन लार्ज हम इसको लिख देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका, अब की बार ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रख लेते हैं। f2, 2f2, f1, 2f1। ऑब्जेक्ट को इधर रख लिया मैंने ए बी, ये रे ऑफ लाइट इधर जाती है, जाने के बाद ये फोकस से ही जाएगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट सेंटर से जाती है, सेंटर से जाने के बाद ये भी स्ट्रेट ऐसे निकल जाती है, क्योंकि मैंने बताया था सेंटर वाली लाइट
आपकी कभी भी डेविएट नहीं होती, हमेशा सीधी जाती है। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट बिल्कुल पैरेलल जाती है, तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम लिख देंगे कहां पे फॉर्म हो रहा है, एट इनफाइनाइट। कैसी बनेगी, बहुत लार्ज, इन लार्ज। तो हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है, अब की बार फोकस पर है, F2 पर। तो इमेज कहां है बेटा, एट इनफाइनाइट। कैसी है, रियल और वेरी लार्ज, इन्वर्टेड भी। क्लियर। अब की बार हम इसको ऑब्जेक्ट को फोकस से भी आगे रखते हैं। देखिए F2 हो गया, ये आपका 2F2 हो गया, F1 हो गया, ये आपका 2F1। अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट को रख लिया इधर, A B, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया C। तो रे ऑफ लाइट ऐसे आती है बेटा, टकराने के बाद ये फोकस से ही जाएगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो मैंने बताई थी, सेंटर से जाने वाली रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं होती, ये ऐसे जाएगी। और जब हम इस रेज को, ये बेटा दूर होती रहेंगी, ऐसे ड्रॉ करना है। और जब हम रेज को बेटा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो आप देखोगे कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे हमको इमेजनरी मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये हो गया आपका ए डैश और ये हो गया आपका बी डैश। अब ये ऑब्जेक्ट इधर है, इसके पीछे ही इमेज फॉर्म हो रही है और बिल्कुल सीधी हो रही है। तो इसका मतलब ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि एक्चुअल में नहीं जा रही है रेज ऑफ लाइट। इनको हम मान लेते हैं इमेजनरी लाइन से कि पीछे जाएंगे तो इस पॉइंट पे हमको मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये इमेज जो बनेगी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ऑब्जेक्ट कहां आपकी बार, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन C एंड F2। C इज ऑप्टिकल सेंटर, F2 आपका ये हो गया। इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, बिहाइंड फोकस, बिहाइंड द फोकस। कैसी है, वर्चुअल, इनलार्ज और इरेक्ट। ये पोजीशंस हो गई कॉन्वेक्स जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो इमेजेस कहां कहां फॉर्म करता है। तो ये इनकी सारी टेबल हो गई, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेटा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव जो लेंस होता है वो हमारा कैसा होता है, डाइवर्जिंग। कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट को डाइवर्ज करता है, इसके अंदर ये सिर्फ एक ही इमेज बनाता है, कौन सी, वर्चुअल। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इस केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बेटा चाहे कहीं पर भी है, मान के चलिए इधर है A B, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, जाने के बाद ये इसको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है ऐसे। सेकेंड रे ऑफ लाइट मैंने बताई थी सेंटर से जाती है, और सेंटर से जाने वाली रे ऑफ लाइट सीधी जाती है हमेशा। तो जब इस रे को मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, इमेजनरी लाइन, तो ये पॉइंट होता है आपका फोकस F, और जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A डैश, और मैंने इस पे नॉर्मल डाली, ये हो गया आपका B डैश। तो जो आपका कॉनकेव लेंस होता है, जो डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये कैसी इमेज बनाता है बेटा, वर्चुअल बनाता है। और कैसी बनाता है, इरेक्ट होती है। डिस्टेंसेस को यहां से मापते हैं हम सेंटर से, मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल सेंटर से। डिस्टेंसेस के भी लिख लीजिए, ये हो गया आपका इमेज की डिस्टेंस, C से F तक ये हो गया आपका फोकल लेंथ, C से B तक ये डिस्टेंस होगी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो आप पहले पढ़ चुके हो, U और होती है। तो इसने जो इमेज फॉर्म की वो वर्चुअल इमेज फॉर्म की, और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होगी, ध्यान रखना। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका, वो जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से हमेशा बड़ी होगी, और जो कॉनकेव लेंस होता है ये वर्चुअल इमेज बनाता है, ये हमेशा
जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट से इमेज की हाइट हमेशा छोटी होगी। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहे कहीं पर भी है, ध्यान रखना है वो जो इमेज फॉर्म करेगा हमेशा कहाँ करेगा, एफ और सी के बीच में करेगा और वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। तो आगे हम स्टडी करते हैं इसका फॉर्मूला। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला क्या होता था, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ऐसे ही हम रिलेशन निकालेंगे एफ यू और वी के अंदर। अब की बार हम मिरर्स की जगह क्या लेंगे, लेंस लेंगे। तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला आता है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसके अंदर माइनस होता है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, प्लस में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मिरर फॉर्मूले को 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, लेकिन लेंस के अंदर क्या होता है, माइनस होता है। माइनस होने की वजह से इसको ऐसे ही लर्न करना है क्योंकि u नेगेटिव है ना कि v। 1/v माइनस 1/u। तो इस मैं डेराइव करा देता हूं एक एक्सप्रेशन आपको कि कैसे हमने एक्सप्रेशन निकालते हैं, कैसे आता है। उसके बाद हम आगे चीजों को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास ये लेंस हो गया, लेंस मैंने ले लिया वही आपका कॉन्वेक्स। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई बेटा। इधर मैंने कहीं ऑब्जेक्ट मान लिया ए बी। इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आती है ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रे ऑफ लाइट मैंने बताई थी आने के बाद हमेशा जिस पॉइंट से जाएगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे फोकस एफ। सेकेंड रे ऑफ लाइट आपकी सेंटर से जाती है और सेंटर से जाने वाली रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, देखिए इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए डैश और इधर मैंने नॉर्मल डाल दिया, ये हो गया आपका बी डैश। ये ऑप्टिकल सेंटर आपका सी, ए बी, इस पॉइंट को मान लीजिए डी। अच्छा, सारी डिस्टेंसेस को लिख लीजिए बेटा। सी से डी तक की डिस्टेंस दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। सी से एफ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ जिसको हम एफ से दर्शाते हैं, और सी से इमेज की डिस्टेंस जिसको हम वी से दर्शाते हैं। ये हमने सारी डिस्टेंसेस लिख ली। ऐसे रेज ऑफ लाइट गई और ऐसे आपकी इमेज फॉर्म हो गई। अब रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो नेक्स्ट हम इसका डेरिवेशन निकालना है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u कैसे होता है। तो इसके बीचों बीच मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जिससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लेते हैं बेटा सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ट्राइंगल एबीसी को, एबीसी ये वाला ट्राइंगल हो गया, और ए डैश बी डैश सी एंड ए डैश बी डैश सी, ये हो गया बेटा। एबीसी ये वाला ट्राइंगल हो गया, ए डैश बी डैश सी ये वाला ट्राइंगल हो गया। ये ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर्स हैं। सिमिलर्स कैसे हैं देखिए बेटा, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के साथ है, इस ट्राइंगल का बेस इस ट्राइंगल के बेस के साथ है। तो ये कैसे हो जाएंगे, सिमिलर्स आर सिमिलर्स ट्राइंगल। सिमिलर्स हैं तो आप लोगों को पता है सिमिलर्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, इनकी साइड्स का रेशियो हमेशा बराबर होता है। तो इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट आ जाएगी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इसका बेस अपॉन इसका बेस। इसका बेस हो गया आपका बी सी और इसका बेस हो गया आपका बी डैश सी, यहां से आता है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा नेक्स्ट देखिए बेटा, हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला सी डी एफ, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल सी डी एफ एंड ट्राइंगल, और ट्राइंगल देखिए बेटा ये ए डैश बी डैश एफ, ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं ए डैश बी डैश एफ। अब ये भी कैसे सिमिलर से, क्योंकि देखिए बेटा इसका बेस इसके बेस के साथ है, इसका हाइपोटेनियस इसके हाइपोटेनियस के साथ है, तो ये आपस में दोनों सिमिलर्स होंगे, आर ऑल्सो सिमिलर्स। सिमिलर्स है तो इनके लिए भी हम प्रॉपर्टी सेम अप्लाई करेंगे, इनकी साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। तो इसकी हाइट होगी आपकी बेटा सी डी अपॉन ए डैश बी डैश, किसके बराबर होगा बेटा, इसका बेस सी एफ अपॉन बी एफ। इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम में हम ध्यान से देखेंगे, जो सी डी है इसकी हाइट किसके बराबर है बेटा, ए बी के बराबर है।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि CD इज इक्वल टू AB, सो इक्वेशन 2 की जगह CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, AB अपॉन A डैश B डैश किसके बराबर हो गया, CF अपॉन BF, B डैश है क्योंकि B डैश, तो ये हो जाएगा, इसको मान लिया हमने इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को देखिए, LHS इक्वल है तो ऑब्वियसली RHS भी इक्वल होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ये साइड इक्वल है तो मैं इसको भी इक्वल लिख सकता हूं, तो ये हो गया आपका BC अपॉन B डैश C किसके बराबर हो गया बेटा, CF अपॉन B डैश F। BC की वैल्यू हमको पता है U, B डैश C की वैल्यू हमको पता है V, CF इसकी वैल्यू हमको पता है F, BF क्या इसकी वैल्यू कहीं पता है आपको, B डैश F की नहीं पता है तो इसको चेंज कर लेंगे हम। कैसे चेंज कर सकते हैं, B डैश F को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इस डिस्टेंस को कंप्लीट C B डैश में से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं CF को तो ये बच जाएगा, तो मैंने लिख दिया C B डैश माइनस CF, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, BC अपॉन B डैश C इक्वल्स टू CF अपॉन C B डैश माइनस CF, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो अब सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, BC की वैल्यू है बेटा U, अब U लेफ्ट साइड में है तो इस वजह से इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव, B डैश C हो गया आपका V राइट साइड में है तो इस वजह से पॉजिटिव, CF फोकल लेंथ राइट साइड में है तो इस वजह से F पॉजिटिव, इधर से C B डैश भी राइट साइड में इस वजह से V पॉजिटिव, नेगेटिव ये माइनस साइन दिया हुआ, CF राइट साइड में फोकल लेंथ इस वजह से F भी आपका पॉजिटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V की मल्टीप्लाई होगी F के अंदर, यहां लिख देता हूं VF किसके बराबर हो गया, U की होगी V के अंदर तो माइनस UV, और माइनस U की F के अंदर माइनस माइनस प्लस UF। अब इसको हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा UV किसके बराबर हो गया बेटा, UF माइनस VF, ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड UVF से, डिवाइडिंग बाय UVF, तो ये बेटा UV से UV कैंसिल, इधर बचा आपका 1 अपॉन F, UF से U एंड F कैंसिल, इधर बचा आपका 1 अपॉन V, और VF से VF कैंसिल, इधर बचा आपका 1 अपॉन U। ये आ गया आपका लेंस फॉर्मूला जो हमको प्रूफ करना था, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U होता है, तो ये होता है 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ये आपने प्रूफ कर लिया। क्लियर, ऐसे ही हम पढ़ेंगे बेटा इसकी जो वर्चुअल इमेज होती है उसके लिए फॉर्मूला, तो हमारा लेंस का फॉर्मूला सेम रहना है, चाहे इमेज आपकी रियल है, चाहे कोई वर्चुअल है, चाहे लेंस आपका कॉनकेव है, चाहे लेंस आपका कॉन्वेक्स है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेटा इसका मैग्निफिकेशन। जैसे हमने मिरर्स के अंदर पढ़ा था मैग्निफिकेशन, ऐसे ही हम अब लेंसेज के अंदर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज, मैग्निफिकेशन को एम से दर्शाते हैं, फॉर्मूला बताया था मैंने, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट किसके बराबर होगी बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको नेगेटिव पॉजिटिव देखना है, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कॉन्वेक्स पढ़ लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की अभी जो इमेज बनाई थी हमने, इमेज थी हमारे पास, ऐसे ऑब्जेक्ट था ये AB, ऐसे रे ऑफ लाइट गई थी फोकस से, सेकंड रे ऑफ लाइट सेंटर से गई थी, इधर इमेज बनी थी A डैश B डैश, थोड़ा सा रफली मैं बता रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बेटा U लेफ्ट साइड में पॉजिटिव थी, इमेज राइट साइड में थी, इस वजह जैसे आपकी लेफ्ट साइड में थी तो नेगेटिव, राइट साइड में थी तो पॉजिटिव। तो देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, m इक्वल्स टू h डैश मींस हाइट ऑफ इमेज, ये बेटा इस एक्सिस से नीचे की तरफ है तो इस वजह से कैसे होगी नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेते हैं पॉजिटिव, इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज
राइट साइड में है तो पॉजिटिव, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू, इस नेगेटिव को इधर ले जाइए, नेगेटिव v माइनस नेगेटिव u, तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू v अपॉन u आ जाएगा। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू v अपॉन u। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी इमेज? रियल इमेज। अगर कॉन्वेक्स आपका वर्चुअल बनाता है, देखिए वर्चुअल कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके पास रहता है, ए बी, तो ऐसे रे ऑफ लाइट जाती है, ये टकराने के बाद फोकस से, सेकेंड रे ऑफ लाइट सेंटर से जाती है, ऐसे बढ़ती है, तो इन दोनों को हम पीछे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पे मिलते हुए प्रतीत होती है हमको, ए डैश बी डैश। अब इस केस के अंदर बेटा m इक्वल्स टू, देखिए h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, ये हमारा v अपॉन u फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए इसके अंदर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज ऊपर की तरफ है, ये भी पॉजिटिव है। लेफ्ट साइड में है बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ये नेगेटिव, इमेज भी लेफ्ट साइड में है, तो ये नेगेटिव 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो ये आपका हो गया मैग्निफिकेशन किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस की रियल इमेज। अब देखेंगे हम कॉनकेव लेंस। कॉनकेव अभी पढ़ा था हमने, इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ऐसे रे ऑफ लाइट जाती है तो इस रेज को डाइवर्ज कर देता है, सेकेंड रे ऑफ लाइट सेंटर से जाती है, सेंटर से जाने वाली सीधी जाती है हमेशा, जिस पॉइंट से होके गुजरती है उसको फोकस बोलते हैं, और जहां पे इमेज बनती है उसको ए डैश बी डैश। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालेंगे, m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू v अपॉन u। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ है, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है क्योंकि y एक्सिस पे ऊपर की तरफ है, तो दोनों पॉजिटिव हो गई। ए डिस्टेंस देखिए बेटा लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव 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 ये भी क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंसेज के अंदर क्या होता है? m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू v अपॉन u। ध्यान रखना पॉजिटिव रहेगा। मिरर्स के केस में हमने पढ़ा था m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस का साइन आया था v अपॉन u, लेकिन जो लेंस होते हैं उसके अंदर ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? ये भी सारी चीजें अब आपकी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेटा, जो लेंस होता है उसकी पावर क्या होती है, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, इसको हम P से दर्शाते हैं, और जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की। किसके? फोकल लेंथ की वो रेसिप्रोकल होती है, और इसको मापते हैं किसमें? डायोप्टर में। डायोप्टर, जिसको हम D से दर्शाते हैं। अच्छा, पावर को हमने पढ़ा था, जो लेंथ होती है बेटा उसकी SI यूनिट जो आपकी होती है, SI यूनिट वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। अगर आपका फोकल लेंथ मीटर में गिवन है, फोकल लेंथ किस में है? मीटर में, तो सीधा हम लिख देंगे P इक्वल्स टू 1 अपॉन F इक्वल्स टू, जैसे मीटर आपको दे रखा है 2 मीटर, तो पूछा गया आपको पावर निकालनी है, तो P इक्वल्स टू 1/2 पुट कर देंगे तो जाएगा 0.5 डायोप्टर। सीधा आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका F आपका गिवन है बेटा सेंटीमीटर में, किसमें गिवन है? सेंटीमीटर में, तो P हम कैसे निकालेंगे? जैसे आपका गिवन है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो पूछा गया है कि आपको इसकी पावर निकालनी है। पावर के लिए हम क्या करेंगे बेटा? 1 अपॉन F फॉर्मूला होता है, तो 1 अपॉन 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 डिवाइड बाई 100, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 डायोप्टर। ये आपको ध्यान रखना है, अगर मीटर में है तो सीधा आप फॉर्मूला पुट कर देंगे P इक्वल्स टू 1 अपॉन F। अगर आपका सेंटीमीटर में गिवन है फोकल लेंथ, तो P का फॉर्मूला आप लिख दोगे 100 अपॉन F। क्यों? क्योंकि F अपॉन 100 होगा, 100 ऊपर चला जाएगा, ये सेंटीमीटर के लिए, तब ये आपका डायोप्टर में आंसर आएगा।
डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो लेंथ का बेटा क्या होता है L, तो इसका हो जाएगा L माइनस 1 पावर ऑफ लेंस। तो ये हो गया इसका पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट आता बेटा आपको इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है, जो फोकल लेंथ होती है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कन्वर्जिंग लेंथ होता है, जिस वजह से जो पावर ऑफ लेंस भी होती है किसकी, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस की, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ रहती है, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो जिस वजह से कॉन्वेक्स लेंस की पावर ऑफ लेंस भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और ये कैसा लेंस है, मैंने फिर बता रहा हूं आपको, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस होता है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। लेकिन जो आपका कॉनकेव होता है उसकी पावर आपकी नेगेटिव होती है, और वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी आपकी नेगेटिव होती है। तो आपका ये चैप्टर आपका क्लियर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर हमने सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ भी बेंड हो सकती है, नॉर्मल से अवे भी बेंड हो सकती है, लेकिन जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, लेकिन और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था कि अगर हम निकालते हैं रिस्पेक्ट में तो उसको लिख देते हैं म्यू टू 1, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो उसको लिख देंगे म्यू टू 1, इसका मतलब हो गया म्यू 2 अपॉन म्यू 1। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था कि आपका जो लेंस होते हैं दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो दो तरह की इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल। जो कॉनकेव लेंस होता है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो सिर्फ आपका एक ही इमेज बनाता है, वर्चुअल। लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हमने स्टडी किया, मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v अपॉन u होता है। उसके बाद पावर ऑफ लेंस p इक्वल्स टू 1/f होता है। तो आपका ये चैप्टर का ओवरव्यू भी मैंने बता दिया, सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, रिफ्लेक्शन, जो कि न्यूमेरिकल जो हम स्टडी करेंगे उससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे उस वीडियो को आपको जरूर देखना है।